स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, दरअसल डीपीएसपी में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। अब क्या बात है कि आप सभी जानते हैं कि कई सारे रिलीजन के अंदर में उनके लॉज के थ्रू उनके पर्सनल मैटर्स क्या होते हैं, गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज एक पर्सनल मैटर है, डाइवोर्स एक पर्सनल मैटर है, प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस कैसा होगा ये भी एक पर्सनल मैटर है, ऐसे बहुत सारी चीजें, अडॉप्शन वगैरह सारी चीजें। बट क्योंकि अलग अलग रिलीजन अलग अलग पर्सनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उसके कारण में यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। ठीक है। दूसरा जो लिबरल इंटरप्रिटेशन है, कई सारे जो लिबरल लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब किसी नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाए तो रिलीजन के आधार पर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पर्सनल मैटर्स का क्या होना चाहिए, रोल हमें देखना चाहिए। तीसरी चीज, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वुमेन के राइट्स उनको एम्पावर करना, उसके लिए भी जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ कुछ रिलीजन में, जैसे इस्लाम के अंदर में एक से अधिक शादियां क्या है, अलाउड है उनके पर्सनल लॉ के तहत। तो यह कहा जाता है कि इसके कारण में विमेन को क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। जैसे ट्रिपल तलाक, यह भी एक कंसर्न रहा। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके ऊपर में टिप्पणियां करी हैं। ऐसी दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो अभी जस्ट मैंने बताया पॉलीगैमी, वही वाला उस चीज को, ये सारी की सारी चीजें है ना। प्लस में मैरिज की एज को लेकर, जैसे कई जगह पर अगर 18 इयर्स एज है कि भाई कानून के आधार पर 18 साल एज होनी चाहिए, तो कई जगह पर 16 साल उम्र है शादी की लड़कियों की। इसके कारण में भी क्या है, वुमेन को सफर करना पड़ रहा है। तो यानी कि एक तरीके से इक्वालिटी के लिए, प्लस में वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए एंड नेशन में यूनिफॉर्मिटी के लिए कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। इवन दोस्तों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त भी ये डिबेट चली कि क्या इसे फंडामेंटल राइट्स में रखा जाए या फिर डीपीएसपी में रखा जाए। तो उस समय पर डिबेट में ये कहा गया कि अगर हमने इसको क्या किया, फंडामेंटल राइट में रखा, तो अभी बेसिकली हमारा देश क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, वो भी रिलीजन के बेसिस पर। तो ये अल्टीमेटली देश के अंदर में जो माहौल है उसको क्या करेगा, खराब करेगा। एक तो ये कहा जा रहा है। ठीक। दूसरा ये भी कहा गया कि अभी हमें एक मैच्योर नेशन होने में थोड़ा सा समय लगेगा, और धीरे धीरे करके जब नेशन मैच्योर हो जाए तब डीपीएसपी के थ्रू, चूंकि आर्टिकल 44 में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के हमें तरफ जाना चाहिए। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बेसिकली कोडिफाई करेगा सभी पर्सनल मैटर्स को, जो क्या है सभी रिलीजियस जो पर्सनल लॉज है उनके तहत में चल रहे हैं, है ना, उनको सभी को कोडिफाई कर देगा कि इनके थ्रू ही चलना चाहिए। यानी कि यूनिफाई हो जाएगा कि हर किसी के ऊपर में, यानी कि चाहे डाइवोर्स होगा तो एक ही प्रोसेस, समझ रहे आप ये चीज है। अब कई सारे लोग इसके अगेंस्ट में क्या है, ये सबसे पहली बात कि ये हमारे नेशन की डाइवर्सिटी को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी को इंपैक्ट करेगा। दूसरी चीज, रिलीजन के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट देता है, आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट देता है, और वहां पर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट है रिलीजन का, उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक। तीसरी चीज, कई लोग ये भी कहते हैं कि देश की क्या है, नेशन की हार्मनी को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। एक तरीके से ये रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना हो गया। दो चीज। तीसरी चीज, कई सारे लोग इसलिए भी विरोध करते हैं कि हमारे नेशन में बहुत सारी ट्राइब्स भी ऐसी हैं जो अपने पर्सनल कस्टम एंड रिचुअल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अगर हमने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया, तो ये एक तरीके से उनके रिचुअल्स में भी क्या हो जाएगा, इंटरफेयर करना हो जाएगा। हमारे देश के अंदर में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी लागू है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूनियन में, उनका एजेंडा और कह लीजिए क्या नाम है, जो उनके घोषणा पत्र में ऑब्जेक्टिव है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करेंगे। कई बार आपने स्पीचेस वगैरह में सुना भी होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई,
उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट सबमिट किया और उस ड्राफ्ट को क्या हुआ है, आपके वहां की स्टेट की कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है। और ये कहा जा रहा है कि अभी जो वहां पर सेशन शुरू होगा उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भी आ जाएगा उत्तराखंड के अंदर में। और उसके बाद से इसके ऊपर में काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। इवन आसाम भी कह रहा है कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं, राजस्थान भी कह रहा है हम भी सिविल कोड ला सकते हैं, गुजरात भी कह रहा है हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। तो उस कारण से टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे सेट ऑफ लॉज को लाया जाए जो डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के, उनको रिप्लेस किया जाए। और कौन कौन से एरिया, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस वाले सारे मैटर्स को एक कॉमन सेट ऑफ लॉ के तहत ही गवर्न किया जाए। एक किसी रिलीजन के अंदर में कुछ सेट ऑफ लॉज अलग हैं, कुछ दूसरे रिलीजन के अंदर में सेट ऑफ लॉज अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कई बार कहा जाता है। और ये डायरेक्टिव कहां से मिलता है, ये इनिशिएशन कहां से मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आर्टिकल 44 के अंदर में ये मेंशन है। अब आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टिव पॉलिसी मतलब जो है डीपीएसपी, आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, ना ही जस्टिशिएबल है, बट वो फिर भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं ना कि बस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो बस खाली मूंगफली के लिए मेंशन है। ऐसा कई सारे लोग आर्गुमेंट देते हैं, यानी कि वो गवर्नेंस के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये तो उठाई, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट में होना चाहिए या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में होना चाहिए, इसके ऊपर में काफी डिबेट भी हुई थी। तो आप याद रखिएगा, ये देखिए आर्टिकल 44, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है। इससे क्या होगा, जो डिफरेंट पर्सनल लॉज के अंदर में जो वुमेन के साथ में अत्याचार कह लीजिए, वुमेन को जो सफरिंग होती है उसके कारण में हम क्या कर पाएंगे, उसको डाइल्यूट कर पाएंगे। ठीक है। ओपोनेंट्स क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड माइट डाइल्यूट राइट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड इरोड इंडियाज डाइवर्स कल्चर एंड रिलीजियस फैब्रिक। अभी जस्ट बताया ना मैंने आपको, दोनों चीजें मैंने बताई। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी तैयारी कर रहे हो, दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए। ठीक है। और क्या कंसर्न है कि अगर आप क्या करें, इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके आर्टिकल 19 जो कि अभी आर्टिकल 25 है, जो फंडामेंटल राइट देता है किस चीज का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके साथ में क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। बेनिफिट क्या क्या दिए गए, जैसे के मुंशी जी के द्वारा दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका बेनिफिट क्या है कि इक्वालिटी फॉर वुमेन, और एलिमिनेट करेगा किनको, जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो हर एक पर्सनल लॉ में हमें देखने को मिलती हैं, उसको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि इसको हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, ये प्योरली वॉलंटरी बेसिस पर होना चाहिए। ठीक है। सजेस्टिंग दैट इट्स इंप्लीमेंटेशन शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंट रादर देन कंपल्शन। प्लीज इस पॉइंट को स्टार करके नोट करिएगा, आप इसको वे फॉरवर्ड में भी कई बार यूज कर सकते हैं। तो फाइनल डिसीजन क्या आया कि 5:4 की मेजॉरिटी से डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें क्या करना चाहिए, फंडामेंटल राइट में नहीं रखना चाहिए, इसको हमें क्या करना चाहिए, डीपीएसपी में रखना चाहिए। ठीक है। उस समय पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में। ठीक है। तो के.एम. मुंशी जी का और ये दोनों आर्ग्यूमेंट याद रखिएगा, फेवर में और अगेंस्ट में जब भी आपको लिखना हो वे फॉरवर्ड में, तो ये जरूर लिखेंगे। ठीक है। तो उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है, उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने इलेक्शन के अंदर में कि हम जब भी चुनकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। अच्छा, पता इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी गए, कई सारे लोग गए कि ये जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की जा रही है इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट को देखते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में जो उनकी लेजिस्लेटिव पावर को देखते हैं तो स्टेट के पास में अधिकार है कि वो कोई भी लॉ को बना सकते हैं। अब उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनका ये कहना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये कहते हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब 2.9% स्टेट की पॉपुलेशन में से है, वो ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमसे कंसल्ट नहीं किया गया है। ठीक है। तो ये एक मेजर कंसर्न है कि क्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके कस्टम और रिचुअल्स के साथ में तो इसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कई बार ये भी कहा जाता है कि क्यों ना, क्योंकि हमें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना, तो अंबेडकर जी वाला बात कि आपस में एक साथ आके हम क्यों ना इसको इंप्लीमेंट करें, जो
गलत या फिर गलत प्रैक्टिसेस हैं या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं किसी भी रिलीजन के अंदर में, उसको हम एलिमिनेट कर दें और एक साथ इंप्लीमेंट करें। बट उसको लाने में भी टाइम लगेगा। इवन लॉ कमीशन भी कहता है कि ये चीज अचीव करने में अभी हमारे नेशन में बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसने क्या क्या कहा, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है। जैसे आप इनहेरिटेंस के मैटर में बात कर रहे हैं, विमेन को इक्वली ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, मैन एंड विमेन को। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है पॉलीगैमी को खत्म करना, इद्दत, मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है फॉर विमेन आफ्टर मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन, ट्रिपल तलाक, ठीक है, मैरिजेस, डाइवोर्स, इन सबको कर रहा है। इक्वल प्रॉपर्टी शेयर किसके लिए, मुस्लिम विमेन के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहा है कि इक्वल प्रॉपर्टी शेयर मिलने चाहिए मुस्लिम विमेन को, जो अभी कितना है 25% शेयर मिलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर, वो 50% मिलना चाहिए, इक्वल शेयर मिलना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रोविजन है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी कहता है कि मिनिमम एज मैरिज की कितनी होनी चाहिए, विमेन के लिए 18 होनी चाहिए, मेन के लिए 21 होनी चाहिए, जहां पर्सनल लॉ कहता है 16 ईयर होनी चाहिए गर्ल के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजाइन टू कवर वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग डाइवोर्स, मैरिज, रजिस्ट्रेशन, अडॉप्शन, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर एजिंग पेरेंट्स। ठीक है, कमेटी ने रिपोर्टेडली ये भी है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की भी बात करिए कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको भी कंपल्सरी क्या है, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब इनका ये कहना है कि किसी भी को अपीज करने के लिए या किसी के खिलाफ में क्या नाम है काम करने के लिए नहीं, बल्कि सेक्शन ऑफ ऑल सोसाइटी, मतलब ऑल सेक्शन के लिए, ऑल सोसाइटी के लिए है ये चीज इंप्लीमेंट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे लोग, जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे लोग लिखते हैं कि क्या है कैसा है, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या है, इंप्लीमेंट करना चाहिए। बट उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हाँ करो ही, क्यों, क्योंकि उनकी डोमेन से बाहर आता है। आप सभी जानते हैं लॉ बनाना किसके एम्बिट में है, पार्लियामेंट के पास में। लेकिन अपनी कई सारी जजमेंट्स में उन्होंने बोला है, जैसे 1985 की जजमेंट में शाह बानो बेगम केस में कोर्ट ने क्या कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डेड लेटर एंड कॉल्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट करिएगा। ठीक है, सच अ डिमांड वॉज reiterated in subsequent cases such as Sarla Mudgal versus Union of India 1995, John Wallermanton versus Union of India 2003, ये कई सारे केसेस में बोला गया। ठीक है, लास्ट ईयर जनवरी में इस पिटीशन एक डाली गई कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बनाई गई है ये इलीगल है, इसको नहीं बनना चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी नहीं बननी चाहिए। तो कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। ये बोला कि आर्टिकल 162 परमिट करता है किसी भी चीज के ऊपर में लॉ बनाने के लिए। क्या आर्टिकल 162 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स टू मैटर विद इन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज एंट्री नंबर 5 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 7 शेड्यूल के अंदर में आप सभी जानते हैं 3 लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, एक आपके स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट पे स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है और यूनियन में सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। तो एंट्री नंबर 5 क्या है कॉन्करेंट लिस्ट में, मैरिज एंड डाइवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, एडॉप्शन, ये सारी चीजें यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में है ये टॉपिक। इसीलिए देखिए हम यूनियन की भी बात कर रहे हैं एंड स्टेट भी इसके ऊपर में लॉ बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे सिर्फ यूनियन ही इस पे लॉ बना सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में ये टॉपिक आता है और यूनियन और स्टेट दोनों इसके ऊपर में लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा दोस्तों। ठीक है, और गोवा के पास में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, 1867 में पोर्तुगाल ने इनेक्ट किया पोर्चुगीज सिविल कोड एंड इन 1869 इट वाज एक्सटेंडेड टू इट्स ओवरसीज प्रोविंसेस इंक्लूडिंग गोवा। ठीक है, पोर्चुगीज सिविल कोड इन गोवा कंटिन्यूड इन इंडिया ड्यू टू सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ऑफ गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962। एक्ट ने क्या बोला, स्टेटेड दैट ऑल लॉज वुड कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल amended or repealed by competent legislature or other competent authority. As a result, Goa retained the Portuguese civil code, providing it with a unique status of having uniform civil code. ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब आपको वे फॉरवर्ड लिखने के 2 तरीके हैं, जो अभी आपको मैंने बताया कि एक तो आप कोट मेंशन कर सकते हैं कि मुंशी जी का एंड अंबेडकर जी का, और आप फिर वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं कि एक ग्रेटर
ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक कंसेंसस को बिल्ड करते हुए अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, साथ में जो डाइवर्स ओपिनियन उनका भी ध्यान रखा जाए, तो वो ज्यादा बेहतर की तरफ में लेकर जाया जा सकता है। ठीक है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।